आगाज में सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची वाले तैयार हो जाएं, बादल बरसने को हैं बेताब। शहर कायद में मानसून के पहले स्पेल में आज बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। शहर में शाम के वक्त में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कल से तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त जनूब मगरबी सिंध से चलने वाली हवा की रफ्तार 12 नॉटिकल माइल है। आपको बता रहे हैं शहर कायद में मानसून के पहले स्पेल में आज से बारिशें शुरू होंगी। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी कर रखी है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, इस वक्त मौसम कैसा है शहर कायद का? कि आज शहर में जो है वो शाम के औकात में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी का भी कहीं कहीं इम्कान है। मौसम के हवाले से आज ये है कि आज सुबह से ही शहर का मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है और ये किसी भी वक्त बादल जो है बरसने को बेताब हैं। लेकिन कल शहर में जो है वो तेज़ बारिश होगी और वो जो स्पेल है जो कल शुरू होगा वो तकरीबन 5 जुलाई तक बताया जा रहा है कि जारी रहेगा। इस वक्त मतला जो है वो अबर आलूद होने के साथ साथ मौसम जो है वो मरतूब भी है। समंदरी हवाएं बहाल हैं। जुनूब मगरबी सिंध से हवा की रफ्तार 12 नॉटिकल माइल है और इस वक्त जो है वो अगर हम इस मौसम को खुशगवार ना कहें तो ये ज़्यादती होगी। मौसम जो है वो खुशगवार है। अलबत्ता शहर के दीगर इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ हब्स की सी कैफियत होगी। मैं चूँकि साहिल समंदर पर हूँ और यहाँ पर समंदरी हवाओं के साथ साथ ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, तो यही वजह है कि मौसम खासा खुशगवार भी लग रहा है। लेकिन शहर के दीगर साइड्स पर अगर आप देखें तो वहाँ पर हब्स की सी कैफियत है। सेम वही कैफियत जो कि अमूमन हम देखते हैं कि बारिश से पहले होती है। बारिश से पहले अमूमन मौसम जो है वो गर्म और हफ्ज़दा होता है और जिसके बाद फिर बादल खूब टूट कर बरसते हैं। कल से शहर में तेज़ बारिशों का सिलसिला होगा, उन्हें शदीद बारिशें कहा जाएगा और महकमा मौसमियात बता चुका है कि 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान पहला स्पेल जो है वो 3 से 5 जुलाई तक बताया जा रहा है, जबकि दूसरे स्पेल में 7 से 8 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के हैं। और समंदर में इस वक्त खासी तुग़यानी देखी जा रही है। मौजें बेताब हैं समंदर की और आकर साहिल से टकराती हैं और फिर वापस चले जाती हैं। अमूमन जिस इस दो दरिया साइड पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ का साहिल अमूमन हम देखते हैं साइलेंट होता है, लेकिन आज साइलेंट नहीं है। लहरें आ रही हैं और साहिल के साथ टकरा रही हैं। लोग मेरे बैक पर भी आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, समंदर के अंदर जो है माहीगीरों को महकमा मौसमियात की जानिब से हिदायत भी दी गई हैं कि तुग़यानी हो सकती है, क्योंकि आज जैसे कि शहर में जो है वो आंधी आ सकती है और जो हवा है वो खासी तेज़ हो सकती है, जिसकी वजह से समंदर में तुग़यानी होगी और यही वजह है कि मौजें बेताब होंगी। तो साहिल पर ये जो ठीक है, आदिया नाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बारिश के हवाले से जानने के लिए हमने राब्ता किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से। जी सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, कराची में तेज बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, तेज स्पेल जो है वो उसका ज्यादा इम्कानात कल से ही हैं। कल सुबह से ही इम्कान दिख रहा है कि तेज बारिश का स्पेल शुरू हो सकता है। तो 3 दिन का स्पेल है कराची के लिए, 3, 4, 5। वैसे तो आज भी मुतवक्की है शाम में, लेकिन आज उतनी बहुत ज्यादा तेज स्पेल शायद ना हो, दरमियानी शिद्दत की हो जाए, कुछ आंधी वांधी भी चले, कुछ इम्कानात आंधी के और उसके साथ दरमियानी बारिश के होने के। लेकिन 3 से लेके 5 तक तेज स्पेल मुतवक्के है। उसमें मुसलसल तेज नहीं, लेकिन बीच में कभी दरमियानी शिद्दत की और किसी किसी वक्त तेज स्पेल मुतवक्के है। तो चूंकि एक लंबा स्पेल है, 3 से 4 दिन पे मुहित है, तो इसलिए उसमें खासी बारिश हो सकती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा अर्बन फ्लडिंग से कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हो सकते हैं? उसमें देखिए, जो नशेबी इलाके होते हैं ना कराची के, आप को मालूम है कि 40 से 50 मिलीमीटर बारिश अगर आधे घंटे में पड़ जाए पहले स्पेल में या दूसरे स्पेल किसी भी वक्त, तो खासकर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है अगर थोड़े वक्त में ज्यादा बारिश पड़ जाए। हाँ, अगर ज्यादा वक्त पर मुहित हो बारिश तो फिर उतना खदशा नहीं रहता, लेकिन चूंकि ये 3 से 4 दिन चलेगा सिलसिला, तो इसलिए कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, ऊपर दादू, जामशरो, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये ज्यादा इनमें इम्कान है कि यहाँ पर खदशा है कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो सकती है। अच्छा सर, दूसरे स्पेल में कितने मिलीमीटर बारिश जो है वो हो सकती है? देखिए, दूसरा स्पेल तो अभी पीछे है, अभी उसके बारे में कुछ हतमी बात नहीं कर सकते कि कितने मिलीमीटर होगी, उसको करीब आने में तो पता चलेगा। तो 5 तक तो ये चलेगा और फिर कोई 6 तारीख को हो सकता है कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग रही है। इतना वो इसके साथ तकरीबन एडजेसेंट है वो स्पेल भी, तो वो तो फिलहाल इम्कान ये दिखाई दे रहा है कि वो भी हैवी स्पेल है।
अच्छा सर, माहीगीरों के लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं इस हवाले से? देखिए, आजकल समुंदर वैसे रफ होता है ना मानसून के सीजन में, क्योंकि साउथ से विंड्स की स्पीड की वजह से, ज्यादा स्पीड की वजह से लहरों की ऊंचाई ज्यादा उनको पुश मिलता है, तो समुंदर में रफनेस बहुत होती है। फिर ये जो लो प्रेशर एरिया जो बारिश बरसाएगा, तो ये मूव करता हुआ इसके लैंड से समुंदर की तरफ ही जाएगा। तो ऑलरेडी लहरें ऊंची चल रही होती हैं और ये लो प्रेशर भी वहां पहुंचेगा, तो हवाओं की सर्कुलेशन बढ़ने से समुंदर में रफनेस बढ़ जाएगी, तो यानी ज्यादा होगी। तो इसलिए फिशरमैन को कहा गया है कि वो एहतियात करें। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आदिया नाज से एक बार फिर पूछेंगे। आदिया, आगाह कीजिएगा, बारिशों का सिलसिला जो है वो अब शुरू होने वाला है कराची में, तो नालों की क्या सूरत हाल बताई जाती है? बिल्कुल, इस दफ़ा पहले से महकमा मौसमियात जो है वो आगाह कर चुका था कि मानसून का स्पेल जो है वो खासा तेज़ होगा, जिसकी वजह से जो इंतज़ामिया थी उसकी जानिब से इक़दामात का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत सारे नालों की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। कुछ नालों की सफाई जो है वो की जा चुकी है, लेकिन कराची चूँकि बहुत बड़ा शहर है तो यहाँ पर नालों की तादाद भी खासी ज़्यादा है। छोटे बड़े नाले हैं और तमाम नालों को तो साफ़ करना इतना ज़्यादा जल्दी मुमकिन नहीं होता है, लेकिन यह है कि किसी हद तक नालों की सफाई जो है वो की गई है, ताकि अगर शहर में जो पानी है वो जमा होता है तो उसको निकलने में आसानी हो। लेकिन उसके बावजूद ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे नाले ऐसे हैं जिसके अंदर ताहाल कचरा मौजूद है और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगी। सूरत हाल जो है मुश्किल तरीन भी हो सकती है। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर हमने ये देखा है कि नालों की सफाई पहले से कर दी गई है, ताकि अगर पानी आए तो फिर उसका फ़्लो जो है बिल्कुल ठीक तरीके से चला जाए। इसके अलावा जो बारिशें हैं उस हवाले से महकमा मौसमियात पहले बता चुका है, जो पहला स्पेल है वो खासा शिद्दत वाला स्पेल होगा और इस दौरान जो है वो अगर बारिश जो है मुसलसल बरसती है तो फिर मुश्किल सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इंतज़ामिया जो है मुसलसल अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी सड़कों से अगर गुजरें तो बहुत सारी जगहों पर नालों की सफाई का अमल जारी है। इवन यही नहीं बल्कि सीवरेज लाइन्स जो हैं वहाँ पर भी हमने देखा है कि कोशिशें की जा रही है कि उनको साफ़ कर लिया जाए ताकि पानी का फ़्लो जो है वो बारिश के दौरान मुतासिर ना हो। जी अच्छा आदिया, ये भी बताइएगा कि जैसे कि सरदार सरफराज साहब ने हमें बताया है कि समुद्र में तुग़यानी आने का भी खतरा है, तो इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप क्या देख रही हैं? वहाँ लोगों का रश देखा जा रहा है या इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतज़ामात किए गए हैं? अब मैं इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये दो दरिया का मुकाम है और यहाँ पर साहिल सिर्फ इस हद तक है कि लोग ऊपर बैठ के नज़ारा कर सकते हैं, नीचे नहीं उतर सकते हैं क्योंकि ये गहरा समंदर जो है वो कहलाता है, गहरी साइट है। तो यहाँ पर लोग नीचे उतरने से खुद भी गुरेज करते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा सानहा जो है वो रुनुमा हो सकता है, तो लोग खुद ही कोशिश करते हैं कि हम इसको अंदर जाने की कोशिश ना करें। अगर तुग़यानी की बात करें तो लहरें इस वक्त खासी बेताब हैं, मौजें जो हैं वो आके मुसलसल टकरा रही हैं। मेरे पीछे भी शायद आपको मनाजर नज़र आ रहे हों, जहाँ इस वक्त जिस मुकाम पर, जिस पहाड़ के टुकड़े पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी यही मंजर देखने को मिल रहा है। ज़रा कैमरामैन आकिब से कहूँगी आपको ये नज़ारा एक दफ़ा दिखा भी दें। आप देखिए कि ये हमेशा हम देखते हैं कि ये साहिल जो है ना वो स्टिल साहिल कहलाता है, यहाँ पर मौजें नहीं होती हैं, लेकिन आज तुग़यानी की ये कैफियत है कि लहरें बनती हुई आकर यहाँ टकरा रही हैं और फिर बुलंद हो जाती हैं। माहीगीर जो हैं, जैसे कि अभी सरदार सरफराज भी कह रहे थे कि उन्हें हिदायत जारी की गई हैं कि समंदर में तुग़यानी हो सकती है और जब हवा तेज़ होगी तो डेफिनेटली मौजें जो हैं वो बेताब होंगी। माहीगीरों को हम देख रहे हैं कि पहले की निस्बत ज़्यादा है यहाँ पर। ये जो मुकाम है यहाँ पर फ़िशिंग बहुत ज़्यादा होती है। इब्राहिम हैदरी से बहुत बड़ी तादाद में मछेरे यहाँ आते हैं, कश्तियों के अंदर होते हैं, लांचेस के अंदर होते हैं। यहाँ पर इस वक्त ये मंजर देखने को मिल रहा है, जैसे पहले इक्का दुक्का हमें नज़र आती थी, लेकिन आज यहाँ पर हमें ज़्यादा तादाद में नज़र आ रही हैं। माहीगीर जो है वो बग़ैर परवाह किए कि मौजें जो है आदिया, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का अहम इजलास इस वक्त जारी है। पेट्रोलियम डीलर्स के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें तो हम ज़ीरो हो गए। अपने अकाउंट जो हैं लोगों के, हमारे या गवर्नमेंट के, हमने तो बंद कर दिए। कोई डीलर चला रहा हो तो चला रहा हो, हम इस पे चला नहीं सकते। हम इतने परेशान हैं, हमारे डीलर इतने परेशान हैं। और जो मेरे साथ सब बैठे हुए हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं और ये भी दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि अब हमें कुछ तय करना होगा
کیونکہ ہم پہ بڑا پریشر ہے ڈیلروں کا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اناؤنس کریں، اگر آپ اناؤنس نہیں کریں تو ہم خود بند کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی تاریخ اناؤنس کریں، اور آپ کو ہم اسی لیے تکلیف دی ہے۔ گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہ ABCD نہیں جانتے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ پچھلے فائلیں تو دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اس کا بھی جواب نہیں آتے۔ یہ یا تو یہ ان کے اختیار نہیں ہے تو بتا دیں کہ بھائی ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ان کے سیکرٹری سے بات کرتا ہوں، ان کا صاحب تو میٹنگ میں گیا ہے، آئے گا تو میں آپ کی بات کرا دوں گا۔ یہ کیا تماشا بنا ہوا؟ آج تک تو ایسا کبھی ہوا نہیں 50 سال میں کہ سیکرٹری یا منسٹر نے، میں نے کال کی ہو اس نے جواب نہیں دیا ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہے۔ میں پرسنل میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے، اگر میری عزت ہے تو میرے ڈیلرز کی عزت ہے، اور میرے تو اللہ کا شکر ہے عزت جو بھی ہے نہیں ہے، مگر میں عزت ہوگی تو ڈیلر کی عزت ہوگی، اور میں ڈیلر کے لیے جان دوں گا، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم بھی ڈیلرز کی اس پہ چلتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریڈ پہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کنزیومر کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر گورنمنٹ پیسے قیمت بڑھا رہی ہے، لوگ خاموش بیٹھے تو ہمیں اس سے تعلق نہیں۔ ہماری قیمت بڑھنے سے ہمیں بڑا سخت نقصان ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ قیمت بڑھتی ہے تو ڈیلر کو فائدہ ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایوپریشن ہمارا ڈبل ہو گیا ہے، اور جتنے بھی اخراجات ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور اس میں آپ کو مثال دوں، بڑا مجھے افسوس بھی ہے کہ بیچارہ مجھے افسوس ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل والے ہیں یہ ہیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک صاحب ایک پمپ پہ آئے، بوتل لے کے آئے، انہوں نے کہا بھیا آپ آدھا لیٹر دے دیں۔ جب اس کو بیچارہ کو پتہ نہیں آدھا لیٹر کتنے کی ہوگی، تو دیکھا آدھا لیٹر کے پیسے بہت زیادہ تھے، وہ صرف پکڑ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ گیا وہ پمپ پہ کہ اللہ میں پھر کیسے جنریٹر یا کوئی چیز چلا سکتا ہوں۔ دیکھیے بجلی نہیں ہے تو جنریٹر ہمارا اور مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کہتی ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی آپ فکر نہیں کریں، پہلے بھی کہا گیا 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، اب کہ 3 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی ہم کم سے کم فائننس منسٹر کے اس طرح سے مشکور ہے کہ اس نے ہماری میٹنگ کرا دی پیٹرولیم منسٹر سے، اور بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں وہاں، مگر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اب کہ جو اسٹرائک ہوگی وہ 1 دن کی نہیں ہوگی۔ جب تک گورنمنٹ ہمیں جائز منافع اور جو وعدہ کیا ہے وہ ہمارے نہیں دے گی، ہم بند رکھیں گے، اور کنزیومر اپنے جو ڈیٹ میں دوں گا ابھی پہلے سے بھر کے رکھ لے، اور وہ پمپوں پہ غصہ نہ رکھے، کیونکہ پمپوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم ابھی سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا بھی روزگار ہے، ہم نقصان میں اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے، اور کوئی کمپنی ہے اپنی بہت سے پیٹرول پمپ چلا رہی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں سروسز ہسپتال میں دعا زہرا کے مختلف ایکس رے خون کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ پولیس دعا زہرا کو لے کر ڈاؤ ڈینٹل اسپتال روانہ کیا گیا ہے، اور
दुआ ज़हरा की हड्डियों और दांतों के एक्सरे, खून के टेस्ट, जिस्मानी मुआयना समेत दीगर टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट्स आने के बाद दुआ ज़हरा की उम्र का तयन हो सकेगा। दुआ को दोबारा सर्विसेज अस्पताल लाया जाएगा। गायनी डॉक्टर्स ने भी दुआ का मुआयना किया। इस मौके पर दुआ के वालिदैन भी अस्पताल में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा तफसीलात के हवाले से। अदालती अहकामात पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करने के लिए। इसका आज दूसरा इजलास है और पुलिस ने सब सिक्योरिटी में दुआ को पंजाब से जो है मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश किया। जो प्रोसीजर्स हैं उसमें दुआ को इस वक्त दांतों और जबड़ों का जो है एक्सरे भी होना है, जिसके लिए उनको जो है सब सिक्योरिटी में श्री सरस अस्पताल से दाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर उनके एक्सरेज होंगे और बाद में जो है इनको दोबारा श्री सरस अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त बोर्ड का इजलास भी जारी है और बोर्ड ने जो है दुआ ज़हरा की वालिदा और वालिद को जो है अंदर तलब कर लिया। उनसे जो है कुछ और ज़ाती नौयत के सवालात जो है उनसे पूछे जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ लेकर आए हैं, अपने हमरा लेकर आए हैं दुआ ज़हरा, जिसमें दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है, वो उनकी भी जो है वेरिफिकेशन होगी। इस वक्त बोर्ड का इजलास एक तरफ जारी है, जबकि दुआ ज़हरा को इस वक्त दाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाया गया है। वहाँ पर इनके जबड़े का एक्सरे होगा, हड्डियों का एक्सरे होगा और दांतों का एक्सरे होगा। और इसके बाद तमाम डॉक्टर्स जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट के बाद एक कंपाइल्ड रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी और उसके बाद जो है वही रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। अच्छा मुमताज़, ये भी बताइएगा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी दुआ ज़हरा को कहाँ रखा जाएगा और वालिदैन को मिलने की इजाज़त मिल पाएगी? देखें जी, वालिदैन की इस वक्त जो है मुलाकात अभी तक तो नहीं हो सकी है और जब तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो है ये दुआ ज़हरा पुलिस की ही कस्टडी में होगी, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो दुआ को दोबारा सेफ कस्टडी में वापस ले जाए। क्योंकि अदालत का हुक्म सिर्फ दुआ ज़हरा की उम्र का तयन है और अदालती अहकामात पर मेडिकल बोर्ड का ये इजलास है। अगर आज दुआ ज़हरा पूरा तस्दीक पर होती है तो तमाम सब जो प्रोसीजर है वो उस पर अप्लाई किया जाएगा। उनके एक्सरेज भी होंगे और दीगर टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के बाद जो है अपनी रिपोर्ट बनाई जाएगी और एक सील्ड रिपोर्ट जो है कोर्ट के रूबरू पेश की जाएगी, जिसमें जो भी दुआ की उम्र आएगी वो अदालत को उस उम्र से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे। दुआ ज़हरा के हवाले से मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे और रिपोर्ट जो है वो 4 दिन तक आएगी और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लोड शेडिंग के हवाले से अपडेट करें तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिन के साथ रात के औकात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने के ऐलान के बावजूद 6 से 7 घंटे बिजली गायब रहती है, जिससे शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से जो इस वक्त कोरंगी में मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, शहर कायद में इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी गई है। कई घंटे की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी अजियत में जो मुब्तला हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इलेक्ट्रिक की जानिब से नया शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें कहा यह गया था कि मुस्तस्ना इलाके हैं, रात के औकात जो है उसमें जो है वो लाइट शहर कायद की नहीं जाएगी। मगर वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, क्योंकि रात के औकात में तकरीबन पूरे कराची की वक्फे से जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से ही जो इलेक्ट्रिक की जानिब से शुरू कर दिया गया। अगर बात की जाए कि किन किन इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो रात के औकात में की जा रही है, तो उनमें जो है सबसे पहले आदम टाउन आदम बस्ती में जो है वो अगर बात की जाए तो 8 से 10 घंटे की रात के औकात में गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ महमूदाबाद के इलाके में भी जो है वो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ डिफेंस फेस 2 में 4 से 5 घंटे की रात के औकात में जो लोड शेडिंग की जा रही है। नाज़िबाबाद में 6 से 7 घंटे की, जबकि FB एरिया के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो 4 से 7 घंटे की जो लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ काज़िमाबाद मॉडल कॉलोनी में रात के औकात में 3 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है इलेक्ट्रिक की जाने से। इसके साथ साथ PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, जहांगीर रोड और लियाकताबाद में भी जो है वो रात के औकात में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जो है मामूल बन गई है। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C में भी जो है 2 से 3 घंटे की रात के औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। लोगों से इस हवाले से हमारे बात उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो मुस्तस्ना इलाके थे वहाँ पर भी लोड शेडिंग जो है इस वक्त की जा रही है, जिसकी वजह से घरों में पानी जो है वो दस्तियाब नहीं है, शदीद परेशानी का सामना है। लोगों ने जो है वो वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की कि इलेक्ट्रिक का जो है किबला दुरुस्त करें। उनको जो है दरख्वास्त करेंगे कराची में जो गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है फिल फौर जो है वो निजात दिलवाई जाए, ताकि शहरी जो बहुत शुक्रिया जुनैद अपडेट करने के लिए। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर सनतकार शदीद परेशान है। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा है
कि बिजली की बढ़ती कीमत और बढ़ते किराए पर सनतकार ये सोचने पर मजबूर है कि इन हालात में सनत चलाना सूदमंद है या बंद करना। जिस सनत का 10 लाख बिजली का बिल आता था अब 14 लाख रुपए का आया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखा जा रहा है बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट जो है सनतकारों पे भी आ रहा है। क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कितना बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, जानते हैं। शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सनतकार, क्या शिकायत कर रहे हैं? जी, बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है उसके अंदर सनतकार शदीद परेशान हैं और वो इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हैं कि इस वक्त इन हालात में फैक्ट्री को कैसे चलाया जाए। चलाना सूदमंद है या बंद करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोनों सूरतों में इस वक्त इतने क्राइसिस की पोजीशन में मार्केट में उस तरह रिस्पांस नहीं है, उस तरह परचेजिंग पावर लोगों की नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क इतनी परचेजिंग पावर नहीं रखता। और साथ में एक लोड शेडिंग का जो इशू साथ साथ चल रहा है, उसके अंदर भी शदीद मुश्किलात का इज़हार है। इन तमाम हालात में हम समझ रहे हैं कि बहुत ही परेशानी है। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, और अगर नहीं चलेगी तो बेरोज़गारी होगी, और महंगाई के साथ अगर बेरोज़गारी होगी तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हाँ शब्बीर साहब, जैसे हम देखें कि पिछले जून से मिलाएं और इस दफ़ा जून का जो बिल आया हुआ इलेक्ट्रिक का, तो कितना फ़र्क हो गया है? हमारे कुछ सनतकारों से बात हो रही थी और उनके पास 550-600 के करीब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनकी मिल का एक एवरेज बिल आता था लेट्स से फॉर अबाउट $1 मिलियन, तो अब वो तकरीबन 14-15 लाख के करीब उसका बिल का आ रहा है। सर जी, जैसे कि आपने सुना, जो कंसर्न देखा जा रहा है मुकामी सनतकारों या बरामद कुनगान को कंसर्न ये शो कर रहे हैं कि जो बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बिजली का बिल जो पहले 10 लाख का आता था अब 14 से 15 लाख आ रहा है। इसमें कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। वो सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है कि इंडस्ट्री चलाएं या बंद करके। बहुत शुक्रिया अशरफ अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पेट्रोलियम डीलर्स ने 18 जुलाई से मुल्क भर में हड़ताल की धमकी दे दी है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान ने कहा है कि जब तक हुकूमत मुतालबात नहीं मानती पंप्स नहीं खोले जाएंगे। कारोबारी लागत बढ़ने से अब पुराने मार्जिन पर काम नहीं कर सकते। ईद पर आवाम को मुश्किलात ना हो, इस वजह से 18 जुलाई की तारीख दे रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, मजीद क्या कहना है पेट्रोलियम डीलर्स का? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कोर कमेटी का अहम इजलास है, जिसकी सरबराही के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने की है। उन्होंने कहा है कि हम मजबूत काम में पेट्रोल पंप नहीं चला सकते, जिसके बाद हुकूमत को ये धमकी दी है कि जो मार्जिन है, जो उनके डीलर मार्जिन 6% किया जाए पर लीटर के हिसाब से। अगर वो नहीं करती है तो मुल्क भर में ईद के बाद आवाम को मुश्किलात ना हो, तो ईद के बाद 18 जुलाई से मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। पेट्रोल की सप्लाई गैर महीना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत से कहा है कि जब तक हुकूमत डीलर से मार्जिन की नजरसानी नहीं करेगी, उनसे जो साल कहा है, और जब से पुराना ये मुतालबा है कि हुकूमत आमद दरामद नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके ऊपर हमने फैसला किया कि 18 जुलाई से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, क्योंकि तो बिजली की कीमत, पैदावारी लागत ये सब बढ़ने से जो है मजीद नुकसान में पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। जिसके बाद कोर कमेटी ने फैसला किया पेट्रोलियम डीलर से कि 18 जुलाई से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान।